हेलो एवरीवन, मैं वीके मिश्रा आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज की इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महासागरीय धारा ओशनिक करंट के बारे में। ओशनिक करंट से जितने भी डायमेंशन बनते हैं उन सभी डायमेंशन पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यदि बात करें कि आखिर में क्या है महासागरीय धारा, यदि महासागरीय धाराओं के बारे में बात करें तो महासागरीय धारा से जितने डायमेंशन बन सकते हैं, महासागरीय धारा यदि इससे हम बात करें तो पहला प्रश्न बनता है कि सर आखिर में है क्या। देन सेकेंड हम बात करें तो इसे हम कहते हैं प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है। देन थर्ड यदि हम बात करें तो तीसरा जो डायमेंशन बनता है, इस महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हम कहेंगे जो चौथा टॉपिक से इसी से बनेगा वो महासागरीय धाराओं पर जो लेख है, जहां से यूपीएससी सीधे सीधे प्रश्न पूछी है कि आखिर में महासागरीय धाराओं पर आपको लेख लिखना है। और जो नेक्स्ट है वह है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। इतने आयाम पर हम लोगों को डिस्कस करना है। प्रश्न बनता है कि सर महासागरीय धारा है क्या। यदि आप साउथ इंडिया की तरफ गए होंगे या अटलांटिक महासागर के कोस्टल एरिया में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो जलराशियां हैं, जो जल है, यह जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता रहता है। यदि आप गर्मी के महीने में जाओगे तो आप देखोगे डायरेक्शन एक होगा। यदि आप सर्दी के मौसम में जाओगे तो भी आप देखोगे डायरेक्शन सेम ही होगा। इसका मतलब क्या होगा, उतनी ही मंद गति से प्रवाहित होती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यदि हम महासागरीय धाराओं पर बात करें तो हम कहेंगे कि महासागरीय धाराओं से तात्पर्य जलराशियों का क्षैतिज विस्थापन है, जलराशियों के क्षैतिज विस्थापन से है, क्षैतिज विस्थापन से है, क्षैतिज विस्थापन से है, विस्थापन से है, जो एक नियत दिशा में, जो एक नियत दिशा में, एक नियत दिशा में, नियत दिशा में वर्ष भर संचरित करती है, वर्ष भर संचरित करती है। एक प्रश्न अगला, एक बात समझिएगा, यदि इन महासागरीय धाराओं पे बात की जाए तो ये महासागरीय जो धाराएं हैं, यदि इनके प्रकार भी बात करें तो इसका पहला प्रकार है यदि वेग एवं आयतन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी एंड वॉल्यूम, वेग एवं आयतन के आधार पर बात करें तो इसे हम दो पार्ट में न डिवाइड करके हम तीन पार्ट में देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं गल्फ, यहां पे स्ट्रीम, जैसे एक गल्फ स्ट्रीम का नाम सुना होगा। देन उसके बाद आपका जवाब होगा ड्रिफ्ट, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और उसके बाद तीसरा आप लोगों ने देखा होगा, इसके लिए एक शब्द यूज होता है करंट। लेकिन वहीं पर जब हम टेम्परेचर के आधार पर बात करते हैं तो टेम्परेचर के आधार पर यदि बात करते हैं, तापमान के आधार पर, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वार्म ओशनिक करंट, एक होता है गर्म महासागरीय धारा, गर्म धारा, और दूसरा हम बात करते हैं ठंडी जलधाराएं या शीत जलधाराएं। प्रश्न आप सभी के मस्तिष्क में इन तीनों को लेकर बनना होगा कि आखिर में स्ट्रीम क्या है, ड्रिफ्ट क्या है और करंट क्या है। यदि जैसे हम बात करें स्ट्रीम के संदर्भ में तो स्ट्रीम जो है इसका जो वेलोसिटी होती है, इसका जो वेग होता है वो ज्यादा होता है, और वेग तो अत्यधिक होता है लेकिन आयतन क्या होता है, मिनिमम होता है, आयतन कम होता है।
वहीं पर जब हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो ड्रिफ्ट में हम देखते हैं इसका जो वेग है वो तो कम होता है, वेग तो कम होता है, लेकिन इसका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो ज्यादा होता है। सर जैसे कोई एग्जांपल बता दीजिए। जैसे एक शब्द यूज करते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली जो धारा है, तो इसका वेग तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन आयतन क्या है, मिनिमम है। जैसे ड्रिफ्ट का हम बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, इसका वेग तो मंद है, लेकिन आयतन क्या है, ज्यादा है, और इसे हमने नाम दिया ड्रिफ्ट। प्रश्न यह है कि एक तीसरा जो शब्द आता है वो है करंट या धारा। इन तीनों को करंट या धारा, और जब करंट की बात करते हैं तो करंट का जो वेग होता है, इसका जो वेलोसिटी होता है, वो यहां पे बात करते हैं स्ट्रीम की तुलना में तो कम होता है, लेकिन ड्रिफ्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब स्ट्रीम से ज्यादा होता है, यस या नो? नहीं सर, स्ट्रीम से कम होता है और ड्रिफ्ट से ज्यादा होता है, और ड्रिफ्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। एक बात और समझना है, यदि इसकी हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो हम देखेंगे इसका आयतन, इसका वॉल्यूम जो है, इसका आयतन स्ट्रीम की तुलना में तो अधिक है, स्ट्रीम से अधिक होता है, स्ट्रीम से अधिक होता है, और ड्रिफ्ट से यदि बात करें, ड्रिफ्ट से कम होता है। ये बातें आपको ध्यान दें। एक और सर, तापमान के आधार पर यदि हम बात करें, टेम्परेचर के आधार पर जब हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर के आधार पर इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है गर्म महासागरीय धारा और दूसरा है एक गर्म महासागरीय धारा, और दूसरा जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ठंडी महासागरीय धारा। प्रश्न कभी कभी दो बातें होती हैं, गर्म महासागरीय धारा या ठंडी जो धारा है, इन दोनों में अंतर क्या है, आखिर में क्या होती है ये। गर्म महासागरीय धाराओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि गर्म महासागरीय धारा वे धाराएं होती हैं, ऐसी धाराएं होती हैं जो पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो लो लेटीट्यूड टू हाई लेटीट्यूड की ओर चलती हैं, जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती हैं। लो लेटीट्यूड टू, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती हैं, उसे हम कहते हैं गर्म जलधारा। अब मान लेते हैं, ऐसे समझना है कि जब कैरिबियन द्वीप से एक गर्म जलधारा, जिसे हम गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं या एंटिलीज की धारा कहते हैं, जब ये जलधारा उच्च अक्षांश पे जाती है तो वहां के तापमान को बढ़ा देती है। इसका मतलब यह है कि ये गर्म महासागरीय धारा जिस स्थान पर पहुंचती है, जिस स्थान पर पहुंचती है, जिस स्थान पर पहुंचती है, तो उसी हम जिस स्थान पर पहुंचती है वहां के तापमान में वृद्धि करती है, वहां के टेम्परेचर में क्या कर देती है, वृद्धि करती है। एक दूसरा आपके सामने है ठंडी जलधाराएं। ये ठंडी जलधाराओं के बारे में बात करें तो ये उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती हैं। उच्च अक्षांश से हाई लेटीट्यूड टू, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती हैं, निम्न अक्षांश की ओर चलती हैं। और दूसरा प्रश्न बनता है कि जो ठंडी जलधाराएं हैं, ये जिस स्थान पर पहुंचती हैं, जिस स्थान पर पहुंचती हैं वहां के तापमान को कम कर देती हैं। जैसे एक उदाहरण हम इसके द्वारा भी देखते हैं, जैसे एक जलधारा है, ठंडी जलधारा है लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, ये ठंडी जलधाराएं जब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती हैं तो यहां निम्न अक्षांश में पहुंचकर यहां के तापमान को कम कर देती हैं। इसे कहते हैं ठंडी जलधाराएं। इसी से जुड़ा एक कंसेप्ट यह है कि सर इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रभावित करने वाले यदि कारकों की बात करें, प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो अब वन बाय वन हमें सारी बातें समझना है। एक पहला कारक
पहला कारक हम इसे मुख्यतः हम बात करें, इस कारक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हम बात करते हैं पार्थिव कारक। पार्थिव कारक के अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहला फैक्टर हम कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। देन पॉइंट नंबर फर्स्ट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन, ये पहला कारण है, पृथ्वी का घूर्णन। दूसरा हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यहां से गुरुत्वाकर्षण बल। और जब तीसरा हम बात करते हैं तो यहां से हम कहते हैं, यहां से एक तीसरा पॉइंट नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि कोरियलिस बल, कोरियलिस फोर्स, कोरियलिस फोर्स, कोरियलिस प्रभाव, कोरियलिस बल। यदि हम दूसरा जो कारक होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यहां पे वायुमंडलीय कारक। और वायुमंडलीय कारक में जब हम बात करते हैं वायुमंडलीय कारक, वायुमंडलीय कारक में पहला रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं प्रचलित पौने, प्रचलित पौने। दूसरी हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वर्षा। देन थर्ड हम बात करते हैं, तीसरा हम कहते हैं वायुदाब। एंड नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो कहते हैं एकमैन स्पाइरल लॉ। एकमैन स्पाइरल लॉ की जब हम बात करते हैं, एकमैन स्पाइरल लॉ, इन तीनों पर हम बात करेंगे। और ये क्वेश्चंस यहां से अगला जो हम बात करते हैं कहते हैं अंतः समुद्री कारक, अंतः समुद्री कारक। और दूसरा हम बात करते हैं अंतः समुद्री कारक में जैसे तापमान में अंतर, तापमान में अंतर। दूसरा हम बात करें तो हम कहते हैं लवणता में अंतर, लवणता में अंतर। तीसरा हम बात करते हैं तो हम कह देते हैं घनत्व में अंतर। मतलब ये सारी बातें हम देखेंगे। प्रश्न ये होगा कि 1 बाय 1 सभी बिंदुओं पर हमें बात करना है कि एक पहला प्रश्न बनता है कि सर पृथ्वी का घूर्णन इस महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है। बेटा आपके एग्जाम में यूपीएससी में यहां से प्रश्न बना कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराओं पर लेख लिखिए। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बना। तो महासागरीय लोगों ने जनरल बातें लिख करके और एग्जाम में लेकर आते हैं और होता क्या है कि जनरल मार्क्स मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे आपको एग्जाम इस आंसर में लिखना ही लिखना है। जैसे पृथ्वी का रोटेशंस, जैसे हम बात करें कोरियलिस फोर्स, जैसे हम बात करें तो प्रचलित पौने और एकमैन स्पाइरल लॉ। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके मार्क्स को इनरीच करेंगे। आइए हम समझते हैं 1 कि पृथ्वी का घूर्णन महासागरीय धारा को कैसे प्रभावित करता है। पहला हम देखते हैं पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का जब घूर्णन की बात करते हैं, पृथ्वी के घूर्णन की बात करते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी कैसे मूव करती है सर पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारी जो ये अर्थ है, ये अर्थ पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन करती है। तो परिणामी संतुलनकारी बल किधर लगेगा आप देखोगे पूर्व से पश्चिम। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, ये देखा जाए ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूर्णन करती है। यदि पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है तो परिणामी संतुलनकारी जो बल लगता है, जो परिणामी संतुलनकारी बल लगता है, परिणामी जो संतुलनकारी बल लगता है, संतुलनकारी जो बल लगता है, ये संतुलनकारी जो बल है ये पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर कार्य करेगा। और आप देखोगे जो विषुवतीय धाराएं होती हैं, ये विषुवतीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर संचरित होती हैं। विषुवतीय जो धाराएं होती हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर संचरित होती हैं, पश्चिम की ओर संचरित होती हैं। एक बात और समझते हैं दोषा। प्रश्न ये होगा कि जैसे ये बात करें, एक दोषा आपके सामने है गुरुत्वाकर्षण बल।
आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल में देखा होगा कि गुरुत्वाकर्षण यदि मान लेते हैं ये पृथ्वी है, आपने F बराबर पढ़ा होगा, G बचपन में पढ़ा होगा, m/r² मींस F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सर r क्या है? त्रिज्या, हम रेडियस कहते हैं। दो पिंडों के बीच की हम दूरी को मानते हैं। जैसे माने यहां से, जैसे ये मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये क्या है? यदि हम बात करें कि ये हमारी पृथ्वी है, यदि पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये क्या है? आप कहोगे सर r है, और यहां पे ध्रुवों पे आप देखोगे एक बिंदु मिलता है। ये F इनवर्सली r का मतलब ये है कि यदि r का मान ज्यादा होगा तो F का मान क्या होगा? कम होगा। तो विषुवत पे r का मान ज्यादा है, यदि विषुवत पर r का मान ज्यादा है तो हम कहेंगे F का मान क्या होगा? कम होगा। और यहां पे r का मान कम है तो हम कहेंगे F का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। F का मान क्या होगा? आपका जवाब होगा कि सर ज्यादा होगा। इतनी बातें समझते चलना है। इसका मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो हम दो स्थानों पर देखते हैं। हम विषुवत पर देखें, विषुवत पर, और दूसरा हम देखते हैं ध्रुवों पर। ध्रुवों पर यदि विषुवत पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा तो समुद्र का जो तल होता है, समुद्र तल क्या होता है? वो अपेक्षाकृत कम होगा। वहीं पर जब हम ध्रुवों पर देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो अधिक होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हुआ तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वह बल जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा तो समुद्र जो तल है, ये समुद्र तल क्या होगा? आपका जवाब होगा उच्च होगा। और हमेशा जो जल का प्रवाह होता है वो उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर, उच्च जल तल से, और इस प्रकार महासागरीय धाराएं उच्च समुद्र तल से निम्न समुद्र तल अर्थात ध्रुवों से विषुवत की ओर प्रवाहित होती हैं, जैसे लेब्राडोर की धारा। जैसे ये बात करें तो लेब्राडोर की धारा, ये अभी हम 1 by 1 सारी जलधाराओं पे बात करेंगे कि कौन सी जलधारा कैसे प्रवाहित हो रही है। एक तीसरा हम बात करते हैं, और तीसरा हम कहते हैं यहां पे कोरेलिस फोर्स। कोरेलिस फोर्स को लेकर के आपको कोरेलिस फोर्स, कोरेलिस बल। कोरेलिस बल क्या है यदि हम बात करें तो कोरेलिस जो बल है ना, ये एक छद्म बल है। ये पृथ्वी के घूर्णन से, ये देखा जाए, ये पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी के घूर्णन से, घूर्णन से उत्पन्न एक विक्षेपक बल है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न एक विक्षेपक बल है, एक विक्षेपक बल है। और जिसके प्रभाव से जो जलधाराएं हैं, ये जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में, जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड दाईं ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में जब हम बात करते हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जलधाराओं को विस्थापित कर देती हैं। समझिएगा, जलधाराओं को विस्थापित कर देती हैं। जैसे होता है, समझिए, वास्तव में कोरेलिस बल कोई बल है ही नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझिएगा। जैसे आप मान लेते हैं कि आप उत्तरी ध्रुव पे चले जाओ, और उत्तरी ध्रुव पर ध्यान दे, उत्तरी ध्रुव पे चले जाओ और वहां से एक बॉल अफ्रीका पर फेंको। जब एक बॉल अफ्रीका पे फेंकते हो तब तक हमारी पृथ्वी क्या हो जाती है? पूर्व की ओर मूव कर गई। तो ये बॉल जो है उस स्थान पे ना गिर करके, और कहां गिरेगा? राइट साइड गिरेगा। तो हमने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में कहां हो? दाएं। जब हम दक्षिण ध्रुव पे चले जाएं
और दक्षिणी ध्रुव से हम क्या करें, बॉल को फेंकें। अब जब बॉल को हम पुनः अफ्रीका पे फेंकेंगे तो आप देखोगे तब तक हमारी पृथ्वी पुनः पूर्व की ओर चली जाएगी, तो ये हमारी बाईं ओर मुड़ गई। और इस प्रकार हम कहते हैं कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से जो पौने होती हैं, जो महासागरीय धाराएं होती हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। देन उसके बाद यदि बात करें और बिंदुओं पर, एक और यहां पे यदि पार्थिव कारण के बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट यदि है यहां पर वायुमंडलीय कारण। और वायुमंडलीय कारण में पहला रीजन है वायुमंडलीय जो कारण है, इस वायुमंडलीय कारण में सबसे पहला हम बात करेंगे प्रचलित पवनें। समझिएगा, सबसे पहले प्रचलित पवनें होती क्या है। मान लेते हैं ये महासागर है, महासागर। प्रचलित पवनें वे पवनें होती हैं जिनकी दिशा वर्ष भर लगभग निश्चित होती हैं। ये व्यापारिक पवनें हैं, ध्यान दीजिएगा, ये व्यापारिक पवनें इस प्रकार चलती हैं। तो जब व्यापारिक पवनें इस प्रकार इनकी दिशा होती है, तो जब व्यापारिक पवनें मूव करेंगी तो यहां का जो गर्मजल है ना, ये गर्मजल ये कहां पे, पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में इकट्ठा हो जाती है। तो ये जब यहां पे इकट्ठा हुई तो जल, यहां से आप देखोगे इस स्थान पर, तो जल का तल क्या हो जाएगा, आपका जवाब होगा सर जल तल उच्च हो जाता है। और यहां पे क्या हो जाएगा सर, जल तल निम्न हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि इस पवनों के प्रभाव से भी महासागरीय धाराएं प्रभावित होती हैं। इसी क्रम में वर्षा की बात करें, मान लेते हैं सपोज दैट वर्षा की बात करते हैं। जब वर्षा की बात करते हैं तो वह स्थान जहां पे वर्षा ज्यादा होती है, जैसे मान लेते हैं ये कोई अक्षांश है। अब इस अक्षांश पे हमने माना कि इस अक्षांश पे वर्षा ज्यादा हुई, अब ये और यहां पे वर्षा ज्यादा हुई, और एक दूसरा अक्षांश से जहां पे वर्षा कम हुई तो वर्षा ज्यादा होगी। तो आप मुझे बताओ, यदि वर्षा ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा होगा, तो जल का तल उच्च होगा या निम्न, सर उच्च होगा। और वर्षा यदि कम है तो जल का तल क्या होगा, सर निम्न होगा। जल का तल निम्न होगा और इस प्रकार जो जल का प्रवाह है वो उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर होगा, और इस प्रकार महासागरीय धाराएं प्रभावित होती हैं। एक और हम बात करें, जैसे हम कहते हैं एकमाइन स्पाइरल लॉ। एकमाइन महोदय थे, एकमाइन महोदय कहते हैं, एकमाइन महोदय कहते हैं, एकमाइन महोदय कहते हैं कि जो विश्वतीय धाराएं होती हैं, विश्वतीय जो धाराएं होती हैं, विश्वतीय धाराएं व्यापारिक पवनों के प्रभाव से, विश्वतीय धाराएं व्यापारिक पवनों के प्रभाव से, व्यापारिक पवनों से 45 डिग्री की कोणीय दशा पर, 45 डिग्री की कोणीय दशा पर विस्थापित होकर, कोणीय दशा पर, कोणीय दशा पर विस्थापित होकर, कोणीय दशा पर विस्थापित होकर, दशा पर विस्थापित होकर, विस्थापित होकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत के समानांतर प्रवाहित होती हैं, विषुवत के समानांतर प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार विषुवत के समानांतर प्रवाहित होती हैं, ये भी बातें आपको ध्यान देना है। तो इसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये व्यापारिक पवनें हैं, और इस व्यापारिक पवनों से, व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होती है, और इससे 45 डिग्री की कोणीय दशा पे विस्थापित हुई, और जलधाराएं ऐसे विषुवत के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। दिस एकमाइन स्पाइरल लॉ कहता है ये। इसी प्रकार जब हम समुद्री कारक में बात करें तो अंतः समुद्री कारक में जब बात करते हैं, अंतः समुद्री कारक में जब बात करते हैं, अंतः समुद्री कारक में जब बात करते हैं तो पहला हमने देखा तापमान में अंतर। जैसे एक दो रीजन हम देख लेते हैं, बाकी आप लोग जैसे मान लेते हैं एक अक्षांश से जहां का तापमान, मान लेते हैं यहां का तापमान ज्यादा है, एक दूसरा अक्षांश से जहां का तापमान कम है। यह तापमान ज्यादा है तो आप मुझे बताओ वाष्पीकरण की दर कम होगी या ज्यादा? आपका जवाब होगा सर वाष्पीकरण की जो दर है, इस वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यदि वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी तो जल का तल क्या होगा? जल का जो तल है वो निम्न होगा। और जब यहां पे तापमान ज्यादा है,
तापमान यहां पे हम देखें कम है तो वाष्पीकरण की जो दर है, वाष्पीकरण की जो दर है, इस वाष्पीकरण की दर कम होगी। वाष्पीकरण की दर कम होगी तो जल का तल क्या होगा, उच्च होगा, और जल का तल उच्च होगा तो अब जो जलधाराएं होती हैं ये उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर, अर्थात कम तापमान से अधिक तापमान की ओर संचयित होती हैं। इसी प्रकार सैलिनिटी के बारे में जब बात करते हैं, जब सैलिनिटी के बारे में बात करते हैं कि आखिर में सैलिनिटी क्या, लवणता में अंतर। यदि यहां पे हमने माना एक महासागरीय है जहां पर लवणता ज्यादा है और यहां पे लवणता कम है, यदि सैलिनिटी ज्यादा है तो लवणता ज्यादा है तो समुद्र तल क्या होगा, कम होगा। समुद्र तल कम होगा और लवणता कम है तो समुद्र तल क्या होगा, अधिक होगा। और ऐसी स्थिति में समुद्र जल का प्रवाह कम लवणता वाले स्थान से अधिक लवणता वाले स्थान की ओर होता है। तो ये जितने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो समुद्र, जो महासागरीय धारा को, ओशनिक करंट को प्रभावित करते हैं। एक बात और समझना है, अब महासागरीय धाराओं पर हम देखें तो इसके तीन बातों हम बात करते हैं। जैसे अटलांटिक महासागरीय धाराओं पर एक लेख लिखना है, प्रशांत महासागरीय धाराओं पर लेख लिखना है, और हिंद महासागरीय धाराओं पर लेख लिखना है। प्रश्न ये होगा कि सर अटलांटिक महासागरीय जो धाराएं हैं इस पर यदि हम बात करें कि क्या होता है अटलांटिक महासागर, बेटा बहुत आसान है, नाम आपको नहीं, देखिए नाम सबको पता है, हर बुक में आपको नाम पता चल जाएगा, पर नाम ना देख करके आपको लेख लिखना है। अटलांटिक ओशनिक करंट पर हम बात करेंगे। अटलांटिक ओशनिक करंट पर जब हम बात करते हैं तो एक यहां से पहला रीजन समझिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा ये मैप है, यदि इस मैप पर हम बात करें तो यहां से हम बात करते हैं, यदि हम बात करें यहां से तो इस स्थान पे जब हम बात करते हैं और देन उसके बाद यहां से हम ये है एक छोटा सा मैप की हम बात करते हैं। यहां से हम बात करते हैं, ये आपके सामने जो फिगर देख रहे हैं ये है 0 डिग्री, इसको हम मानते हैं 0 डिग्री है। आप मुझे पहले पॉइंट्स देखते वन बाय वन। हमारी पृथ्वी कैसे मूव कर रही है, सर हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, एकमाइन स्पाइरल लॉ कहते हैं कि व्यापारिक कोणों से 45 डिग्री आप दोनों की बात करोगे। विषुवतीय धाराओं के जन्म होने का केवल कारण पृथ्वी का रोटेशन नहीं है बल्कि एकमाइन स्पाइरल लॉ भी है। तो पृथ्वी के घूर्णन और एकमाइन स्पाइरल लॉ के अनुसार जो उत्तरी विषुवतीय धाराएं हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर, इस प्रकार आप देख रहे हो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये ब्राजील के तट पर इकट्ठा होती हैं। तो जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई ब्राजील के तट पर इकट्ठा हुई तो कुछ जलराशियां छतपूर्ति के रूप में वापस लौट आती हैं। जो ये वापस लौटती है ना, इसे हम नाम देते हैं प्रतिविषुवतीय धारा। इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं प्रतिविषुवतीय धारा। एक छोटी सी बात और समझना है, ये उत्तरी विषुवतीय जो धारा आपने देखा था, ये जब उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो कैरिबियन द्वीप, ये है कैरिबियन द्वीप, और कैरिबियन द्वीप से टकराती है। अब कैरिबियन द्वीप से टकराने के बाद ये दो जैसी जलधाराएं प्रवाहित हो रही है और उनके मार्ग में कोई द्वीप आ गया तो द्वीप को ऐसा तो है नहीं कि इतनी ज्यादा पावर है कि द्वीप को तोड़ती हुई आगे जाएगी, नहीं, द्वीप से टकराएगी और टकराने के बाद इस प्रकार दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा यदि बात करें तो एक यहां पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रवेश कर जाती है जिसे हम केनी की धारा कहते हैं, जिसे हम केनी की धारा कहते हैं, और एक इसके पूर्व से होकर प्रवाहित होती है जिसे हम नाम देते हैं एंटिलीज की धारा। एक और महत्वपूर्ण, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की, नॉर्थ कॉन्टिनेंट महाद्वीप की देखा जाए एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है मिसिसिपी। नाम तो सुना होगा सबने। मिसिसिपी जो नदी है, ये मिसिसिपी नदी केनी की धारा को ढकेल देती है
अध्यारोपित कर देती है, और जब ये अध्यारोपित करती है तो केप कैनावेरल के पास ये दोनों पुनः मिल जाती हैं। अब जब दोनों जलधाराएं पुनः मिली तो जल का तल क्या हो गया? उच्च हो गया। केप कैनावेरल के पास ये मिलती हैं और केप कैनावेरल के पास मिलने के बाद जल का तल उच्च हो गया, और अब उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, और इसी हम नाम देते हैं फ्लोरिडा की धारा। कहां तक प्रवाहित होती हैं? केप हैट्रस तक। केप हैट्रस तक देखा जाए, केप हैट्रस तक ये प्रवाहित होती हैं, केप हैट्रस तक या हैट्रस अंतरीप तक प्रवाहित होती हैं, और इसी हम नाम देते हैं फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा केप हैट्रस के बाद ये कोरियलिस बल के प्रभाव से ये दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और इसे हम नाम देते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। इसे हम नाम देते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। और जब ये गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, ये गल्फ स्ट्रीम की धारा जब ये पश्चिम से पूर्व इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, और आयतन में वृद्धि हो जाती है और वेग में कमी हो जाती है, तो इसे हम नाम देते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये है ब्रिटिश द्वीप, और ब्रिटिश द्वीप से टकरा करके ये त्रिशाखित हो जाती हैं। त्रिशाखित का मतलब 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। एक शाखा जो उत्तरी सागर की ओर गई है उसे हम नार्वे की धारा कहते हैं। एक शाखा जो बिस्के की खाड़ी में प्रवेश कर गई है उसे हम रेनले की धारा कहते हैं, और यही रेनले की बिस्के की खाड़ी से जब विश्वत की ओर आती है तो इसे हम कनारी की धारा कहते हैं। इसे हम कनारी की धारा कहते हैं। और दिन उसके बाद बात करें, इसकी एक शाखा देखा जाए तो इसकी एक शाखा ग्रीनलैंड के नीचे प्रवाहित होती है, जिसे हम इरमिंगर की धारा कहते हैं। इसे हम इरमिंगर की धारा कहते हैं, इरमिंगर की धारा कहते हैं। दिन इसी क्रम में आप देखोगे तो यहां से आप देखोगे ग्रीनलैंड, यहां से आप देखोगे उच्च, यहां बेबी जल संधि से एक ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, और जब ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं तो इसे हम देखोगे जिसे हम लेब्राडोर की धारा कहते हैं। न्यूफाउंडलैंड के पास आप देखोगे तो ये है ठंडी जलधारा और ये है गर्म जलधारा। ठंडी एवं गर्म जलधाराएं अभिसरित होती हैं, और जब ये अभिसरित होती हैं तो क्षैतिज संपर्की प्रतिलोमन के द्वारा कोहरे का निर्माण होता है, कोहरे की दशा निर्मित होती है, और साथ ही साथ में प्लैंकटन का विकास होता है, और जिससे ये मत्स्यन क्षेत्र विकसित होता है तथा तटीय क्षेत्र में फिशिंग इंडस्ट्री का विकास होता है। फिशिंग इंडस्ट्री बनता है तटीय क्षेत्रों में। तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराओं पर लेख। लिखने के क्रम में एक बार दोबारा समझोगे, कहोगे कि पृथ्वी के घूर्णन तथा एकमैन स्पाइरल लॉ के अनुसार उत्तरी विषुवतीय धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई ब्राजील के तट पर इकट्ठा होती है, जिसे कुछ जलधाराएं छतपूर्ति के रूप में वापस लौट आती हैं, जिसे प्रतिविषुवतीय धारा कहते हैं। तथा उत्तरी विषुवतीय धारा उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आप देखोगे उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए कैरिबियन द्वीप से टकराकर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रवेश करती है उसे केनी की धारा कहते हैं, और एक जो कैरिबियन द्वीप के पूर्व से होकर प्रवाहित होती है उसे हम एंटिलीज की धारा कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका की मिसिसिपी नदी केनी की धारा को अध्यारोपित कर देती है, ढकेल देती है, जिसे केप कैनावेरल के पास ये पुनः मिल जाती है और जल का तल उच्च हो जाता है, और अब जल का प्रवाह उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर होता है, और जिसे हम नाम देते हैं, जिसे फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। ये फ्लोरिडा की धारा केप कैनावेरल से केप हैट्रस तक प्रवाहित होती है, और केप हैट्रस के बाद ये कोरियलिस बल के प्रभाव से दाहिनी ओर मुड़ जाती है, जिसे हम गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। जब ये गल्फ स्ट्रीम के आयतन में वृद्धि और वेग में कमी होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई जब ये ब्रिटिश द्वीप से टकराती है तो ये 3 शाखाओं में व्यक्त होती है।
एक शाखा जो नॉर्वे की ओर, जो उत्तरी सागर की ओर प्रवाहित होती है, उसे हम नॉर्वे की धारा। दूसरा जो ग्रीनलैंड के नीचे प्रवाहित होती है, आइसलैंड के नीचे प्रवाहित होती है, उसे रिमिंगर की धारा। और तीसरा विस्की की खाड़ी में जो रेनले की धारा के नाम से जाना जाता है। तथा डेवी जल संधि से एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है जिसे हम लेब्राडोर की धारा कहते हैं। ये लेब्राडोर की धारा न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलकर के मत्स्यन क्षेत्र का विकास करता है। इसी प्रकार जो दक्षिणी विस्वतीय धारा होती है, दक्षिणी विस्वतीय धारा, सेम यही रीजन है। दक्षिणी विस्वतीय धारा इस प्रकार पूर्व से पश्चिम से प्रवाहित होते हुए यहां पे ब्राजील के पास ये भी आकर इकट्ठा होती है। इकट्ठा होने के बाद इसकी एक शाखा आप देखोगे ब्राजील के तट के समानांतर प्रवाहित होती है, जिसे ब्राजील की धारा कहते हैं, जिसे ब्राजील की धारा कहते हैं। और दिन उसके बाद यदि बात करें तथा अंटार्कटिका के हिम पिघलन के फलस्वरूप, अंटार्कटिका के हिम पिघलन के फलस्वरूप एक ठंडी जलधारा, अंटार्कटिका के हिम पिघलन के फलस्वरूप यदि बात करें तो हम देखेंगे हिमपिघलन के फलस्वरूप एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है जिसे फॉकलैंड की धारा कहते हैं। और ये जो ब्राजील की धारा है ये सीएफ के अधीन बाईं ओर मुड़ करके बाईं ओर मुड़ जाती है, जिसे हम पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं। और ये पछुआ पवन प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अफ्रीका से टकराती है और ये फिर किधर मुड़ जाती है, विषुवत की ओर मुड़ जाती है, जिसे हम बेंगुला की धारा कहते हैं, जिसे हम बेंगुला की धारा कहते हैं। और इस प्रकार आप आसानी से जलधाराओं को लिख सकते हो। आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है कि सर रटना पड़ेगा, नहीं, ज्योग्राफी बिल्कुल रटते नहीं है। तो इस आधार पे आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग लिखोगे, हेडिंग डालोगे महासागरीय धारा, हेडिंग डालोगे सब लोग महासागरीय धारा, महासागरीय धारा लिखोगे। महासागरीय धारा से तात्पर्य, महासागरीय धारा से तात्पर्य जलराशियों के क्षैतिज विस्थापन से है, जलराशियों के क्षैतिज विस्थापन से है, जो एक नियत दिशा में, जो एक नियत दिशा में वर्ष भर संचरित करती है, वर्ष भर संचरित करती है, संचरित करती है। अगली हिंट डालोगे महासागरीय धाराओं के प्रकार, महासागरीय धाराओं के प्रकार, सब हेडिंग डालोगे वेग एवं आयतन के आधार पर, वेग एवं आयतन के आधार पर, वेग एवं आयतन के आधार पर लिखोगे वेग एवं आयतन के आधार पर, वेग एवं आयतन के आधार पर यह तीन प्रकार की होती है, यह तीन प्रकार की होती है। और इसमें हेडिंग डालोगे सबसे पहला सब स्ट्रीम, स्ट्रीम को हिंदी में प्रवाह भी कहते हैं, तो एक हेडिंग डालोगे स्ट्रीम, स्ट्रीम को हिंदी में प्रवाह भी बोलते हैं पर इंग्लिश में आपको लिखना है स्ट्रीम लिखोगे। इसका वेग तीव्र और आयतन, इसका वेग तीव्र और आयतन न्यून होता है, न्यून होता है। अगला ही डालोगे जैसे, इसी में लिखोगे जैसे, जैसे गल्फ स्ट्रीम, जैसे गल्फ स्ट्रीम। अगली ही डालोगे ड्रिफ्ट, अगली ही डालोगे ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट लिखोगे। इसका वेग न्यून,
या मंद, इसका वेग न्यून या मंद तथा आयतन अधिक होता है। आयतन अधिक होता है। अगला है जैसे, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट डालोगी करंट या धारा, करंट या धारा, करंट या धारा लिखोगे। करंट का वेग, करंट का वेग स्ट्रीम की तुलना में कम, स्ट्रीम की तुलना में कम तथा ड्रिफ्ट की अपेक्षा अधिक होती है, तथा ड्रिफ्ट की अपेक्षा अधिक होती है। तथा आयतन, तथा आयतन स्ट्रीम की तुलना में कम, सॉरी स्ट्रीम की तुलना में अधिक, स्ट्रीम की तुलना में अधिक और ड्रिफ्ट की तुलना में, और ड्रिफ्ट की तुलना में कम होती है। जैसे उत्तरी विषुवतीय धारा, एंटलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा। अगला यूनिट बनाओगे तापमान के आधार पर, और लिखोगे तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर लिखोगे तापमान के आधार पर जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। तापमान के आधार पर जलधाराएं, जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। पहला लिखोगे गर्म जलधारा, गर्म जलधारा लिखोगे वे जलधाराएं जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती हैं, वे जलधाराएं जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती हैं या प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं, गर्म महासागरीय धारा कहलाती हैं, गर्म महासागरीय धारा कहलाती हैं। जैसे, जैसे सुषमा की धारा, सुषमा की धारा कहां पे है? ये पैसिफिक प्रशांत महासागर में। क्यूरेशियो की धारा, क्यूरेशियो की धारा। अगला ही डालोगे ठंडी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं ठंडी जलधाराएं लिखोगे वे जलधाराएं जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, वे जलधाराएं जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं, ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं, ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। जैसे कनारी की धारा, जैसे कनारी की धारा, कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा,
लब्राडोर की धारा, फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड की धारा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे कल। आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं तक, इसके आगे हम लोग कल हम लोग अटलांटिक महासागरीय धाराओं को भी एक बार दोबारा समझेंगे, प्रशांत महासागर, फिर हिंद महासागर, और इन महासागरीय धाराओं का क्या इंपॉर्टेंस है, इस पॉइंट्स को भी हम देखेंगे। यदि मैं आपसे कहूं एक छोटी सी बात डिस्कस करते हुए, इनमें से बताओ कौन सी गर्म जल धारा है और कौन सी ठंडी। आप कहोगे सर निम्न से उच्च की ओर जा रही 1, 2 और 3 ये गर्म जल धारा है, और ए और बी उच्च से निम्न की ओर आ रही है, ये ठंडी जल धारा है। तो इसके आगे हम लोग मिलते हैं फिर कल। ओके, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।